आज का जो सवाल है ना, वो ये है कि आखिर भारत क्या है और असल में भारतीय कौन है। उनका मुख्य आधार आचार्य प्रशांत की पुस्तक भारत, उसका पहला अध्याय है। और इस चर्चा का जो मिशन है वो सिर्फ कुछ रटे रटाए जवाब खोजना नहीं है। हाँ, या राष्ट्रवाद की जो बनी बनाई परिभाषाएं होती हैं उनको दोहराना भी नहीं है। आज का हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि इतिहास के पन्नों में इस भूभाग को महान क्यों कहा गया। सही बात है। मतलब क्या केवल एक नक्शा या जमीन का कोई एक टुकड़ा किसी देश को महान बना सकता है, या फिर इस महानता के पीछे मानव चेतना के कुछ ऐसे गहरे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं भुला दिया गया है। ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी शुरुआत है, क्योंकि अक्सर जब महानता की बात आती है ना, तो पूरी चर्चा सिर्फ भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक नक्शों या फिर कुछ भावुक नारों तक सिमट कर रह जाती है। बिल्कुल। लेकिन आज जिन स्रोतों को हम विश्लेषण कर रहे हैं वो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नई धरातल पर ले जाते हैं। बिल्कुल। वो स्पष्ट करते हैं कि ये विषय भूगोल या राजनीति से कहीं आगे का है। हाँ, मतलब भूगोल से बहुत आगे। एकदम। ये मानव चेतना, बौद्धिक विकास और उन शाश्वत मूल्यों से जुड़ा है जिन्होंने हजारों सालों के सफर में इस भूमि को एक पहचान दी है। तो आज हम उन्हीं ऐतिहासिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करेंगे जो ये तय करते हैं कि कोई भी सभ्यता वास्तव में महान कैसे बनती है, ध्यान खींचती है। वो एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। ये उदाहरण पूरी तरह से नजरिए पर आधारित है, मतलब दृष्टिकोण पर। वो बंदर वाला उदाहरण। हाँ, वही। इसे ऐसे समझाया गया है कि अगर एक बंदर किसी पेड़ पर बैठकर इस जमीन को देख रहा है तो उसके लिए भारत क्या है। उसके लिए ये सिर्फ एक बड़ा सा जंगल है जहां उसे फल खाने हैं। सही बात है। और अगर कोई मवेशी है, कोई गाय या भैंस है, तो उसके लिए ये महज एक चरागाह है। और अगर कोई राजनेता इसे देख रहा है तो उसके लिए भारत सिर्फ एक राजनीतिक इकाई है, राज्यों और प्रदेशों का एक समूह है जहां चुनाव लड़े जाने हैं। बिल्कुल। तो ये उदाहरण एक झटके में ये स्पष्ट कर देता है कि देश क्या है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि देखने वाले का मानसिक स्तर क्या है। बहुत ही तार्किक, एक गहरी चोट करते हैं। अगर विश्व मानचित्र पर खींची गई कुछ स्याही की लकीरों को ही हम पूर्ण सत्य मान लें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाता है। वो कैसे? देखिए, क्या महज कागज पर खींची गई कुछ लकीरें किसी देश के चरित्र को महान बना सकती हैं? ये लकीरें तो इंसानों द्वारा ही खींची गई हैं ना, संधियों के तहत बनी हैं और समय के साथ लगातार बदलती रही हैं। बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। जब स्कूल के दिनों में भारत का नक्शा बनाया जाता था ना, तो उसके साथ एक गहरी भावना जुड़ जाती थी। तो क्या आज की ये चर्चा उस भावना को पूरी तरह से नकार रही है? क्योंकि आमतौर पर तो हम सब उस नक्शे को ही अपनी पहचान मानकर चलते हैं। उस भावना का अपना एक स्थान है, मैं उसको नकार नहीं रहा। लेकिन अगर हम महानता के मूल कारण की तलाश कर रहे हैं तो हमें यथार्थ को देखना होगा। उदाहरण के लिए 1947 के बाद का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो इतिहास के इस विशाल कालखंड में बहुत ताज़ा है। हाँ, 70-75 साल ही तो हुए हैं। बिल्कुल। और 70-75 या 100 साल का समय किसी प्राचीन सभ्यता के लिए पलक झपकने के बराबर होता है। अगर थोड़ा और पीछे जाकर देखा जाए तो ये राजनीतिक नक्शा लगातार सिकुड़ता और फैलता हुआ दिखता है। रियासतें बनती बिगड़ती रही हैं। एकदम सही। अब देखिए, गोवा और सिक्किम जैसे क्षेत्र तो 1947 के नक्शे में उस तरह से शामिल भी नहीं थे जैसे आज है। तो एक ऐसा नक्शा जो खुद इंसान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और ऐतिहासिक उथल-पुथल के कारण बदलता रहता है, वो अपने आप में महानता का इकलौता स्रोत कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। अगर सीमाओं की बात करें तो वो तो मतलब रोज बदल सकती हैं। जैसे आज भी दुनिया के कई हिस्सों में हम बॉर्डर्स को लेके विवाद और बदलाव देख ही रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और तर्क है जो अक्सर दिया जाता है। आम धारणा यह है कि हमारी भौगोलिक विशेषताएं हमें दुनिया से अलग और महान बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास विशाल हिमालय है, या हमारे यहाँ गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन तर्क है। बिल्कुल। बचपन से ही कविताओं और कहानियों में इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं को देश की महानता का सबसे बड़ा कारण बताया जाता रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो सिर्फ भूगोल के आधार पर किसी भूमि को श्रेष्ठता साबित करने के तर्क बहुत दूर तक टिक नहीं पाते। जमीन के एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ कहना कि वहां पहाड़ या नदी है, ये तार्किक रूप से थोड़ा कमजोर है। सही बात। हाँ, एक किसान जरूर मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता के आधार पर एक जमीन को दूसरी से बेहतर मान सकता है, लेकिन क्या वो एक पूरी सभ्यता की महानता नापने का पैमाना हो सकता है? नहीं, वो तो उत्पादन का पैमाना हुआ। एकदम।
दुनिया के बाकी देशों पर नजर डाली जाए तो प्राकृतिक सुंदरता, नदियां और पहाड़ वहां भी मौजूद हैं। अमेज़न जैसी विशाल नदी या नील और मिसिसिपी जैसी नदियां दूसरे महाद्वीपों में भी बहती हैं। हाँ। इसी तरह अगर क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को ही महानता का एकमात्र कारण मान लिया जाए तो रूस और चीन जैसे देशों में भी भारी भाषाई और क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि ये सारी भौगोलिक विशेषताएं किसी भी देश के लिए बहुत ही शानदार प्राकृतिक उपहार हैं, लेकिन ये अकेले उस महानता की परिभाषा तय नहीं करते जिसकी खोज हम आज कर रहे हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि जमीन, पहाड़, नदियां, भाषाई विविधता और राजनीतिक नक्शे महानता तय नहीं करते, तो फिर महानता का वास्तविक पैमाना आखिर है क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। आज के स्रोत में इस रहस्य को खोलने के लिए एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक सिद्धांत का सहारा लिया गया है, और वो सिद्धांत है सत्यम शिवम सुंदरम। सुनने में ये बहुत ही परिचित लगता है, लेकिन जिस तरीके से आज इसे डिकोड किया गया है ना, वो एकदम नया नजरिया देता है। बिल्कुल। इसी सिद्धांत में भारत की असली महानता का रहस्य छिपा है। इन स्रोतों के अनुसार महानता सत्य में निहित है। एक सच्चा भारतीय होने की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट और कठोर दी गई है। पहला पैमाना है सत्यम, यानी सच। हाँ, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा सच के पक्ष में खड़ा होने का साहस रखता हो, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जो व्यक्तिगत स्वार्थ या डर के कारण कभी झूठ या भ्रम के पक्ष में ना खड़ा हो। और शिवम का यहाँ क्या अर्थ है? क्योंकि आमतौर पर जब शिव शब्द आता है तो दिमाग में तुरंत एक पौराणिक देवता की छवि उभर आती है। यही इस विश्लेषण की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ शिवत्व का अर्थ किसी मूर्ति या विशिष्ट स्वरूप से नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रकाश से है। अच्छा। शिवम का पुजारी होने का मतलब है उस चेतना का सम्मान करना जो अज्ञान, अंधकार और माया को काटती है। माया यानी भ्रम। जो व्यक्ति लगातार ज्ञान की खोज में है, जो अंधविश्वासों से मुक्त होकर यथार्थ को देखने की हिम्मत रखता है, वो शिवत्व के मार्ग पर है। क्या बात है। और तीसरा पहलू है सुंदरम। इसका अर्थ सिर्फ बाहरी सजावट से नहीं है, बल्कि जीवन में और समाज में ऐसा कुछ रचने से है जो वाकई सुंदर और कल्याणकारी हो। जो व्यक्ति विकृति, कुरूपता या विनाश का रचयिता ना होकर कला, प्रेम और सत्य से भरी सुंदरता का सृजन करे, वही असल में सुंदरम का साधक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पूरी अवधारणा जमीन से उठकर सीधे इंसान के चरित्र और उसकी चेतना पर आ टिकती है। एकदम सही। महानता किसी नक्शे के भीतर कैद नहीं है, बल्कि सत्यम शिवम सुंदरम के इन ऊंचे मूल्यों को अपने जीवन में उतारने में है। स्रोत का ये बिंदु एकदम स्पष्ट कर देता है कि भारत सिर्फ तभी महान हो सकता है जब भारतीयों के भीतर इन मूल्यों की कद्र हो। बिल्कुल। अगर लोग झूठ बोल रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं और समाज में विकृति फैला रहे हैं, तो जमीन का कोई भी टुकड़ा उन्हें रातों रात महान नहीं बना सकता। जी, एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये बात प्रमाणित भी होती है। इसी सत्य और ज्ञान के पालन की वजह से ही अतीत में इस भूमि को सम्मान मिला। महानता की ये कोई ऐसी इमारत नहीं थी जो कुछ सालों में खड़ी हो गई हो। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और वो जड़ें पनपी हैं जिज्ञासा में, सवाल पूछने की आजादी में और निरंतर खुद को सुधारने की एक लंबी परंपरा से। जिज्ञासा की बात चली है तो आज के विश्लेषण में ऋग्वेदा के नासिदिया सूक्त का जो जिक्र आया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा उस प्राचीन कालखंड की कल्पना कीजिए। उस वक्त जब दुनिया बाकी जगह, जब दुनिया के कई अन्य हिस्सों में सभ्यताएं अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में थीं, लोग बिजली कड़कने या बारिश होने से डरकर प्रकृति को शांत करने के उपाय खोज रहे थे। तब इस भूमि पर अस्तित्व के सबसे गहरे, सबसे जटिल और अमूर्त प्रश्न पूछे जा रहे थे। बिल्कुल। वो सुक्ता पूछता है, सृष्टि से पहले क्या था? क्या तब जल था? ये सब जो आज विशाल ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, वो अचानक कहाँ से प्रकट हो गया? और सृष्टि के निर्माण से पहले ये सब कहाँ छिपा हुआ था? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इन सवालों का बौद्धिक स्तर देखिए। बात सिर्फ एक सवाल पूछकर रुक जाने की नहीं थी, बल्कि यहाँ बौद्धिक निर्धारता की चरम सीमा देखने को मिलती है। सही कहा। उसी सूक्ता में आगे ये तक पूछ लिया गया कि सृष्टि कैसे बनी। ये बात लगता है सिर्फ उस सर्वोच्च परमात्मा को पता होगी, लेकिन क्या सच में उसको भी पता है? क्या सच में उसको भी पता है? वाह! ये जो पूछने का अदम्य साहस है, जो बोध और ज्ञान के प्रति इतना गहरा झुकाव है, उसने वास्तव में एक अलग तरह की सभ्यता को जन्म दिया है। एक ऐसे दौर में जब अज्ञानता या डर के कारण किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता था,
तब इस जमीन के लोगों ने अज्ञात को चुनौती दी। ऐसे सवाल उठाए जो आज भी आधुनिक विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बौद्धिक निडरता वाकई कमाल की है। और ये सिलसिला सिर्फ वेदों तक आके रुका नहीं। वेदों से लेकर उपनिषदों और वेदांत तक की जो पूरी यात्रा रही है, उसमें ये स्पष्ट दिखता है कि कुछ भी बिना परखे आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया गया। हमेशा शास्त्रार्थ हुए। बिल्कुल, विद्वानों के बीच कड़ी बहसें हुई, गहरे संवाद हुए। किसी भी कीमत पर अज्ञानी या उलझे हुए नहीं रहना है, सत्य की तह तक जाना है। ये जिद इस संस्कृति का मूल स्वभाव रही है। और इसी जिद ने एक बहुत ही मजबूत सेल्फ करेक्शन यानी स्व सुधार का तंत्र विकसित किया। वो कैसे? देखिए, किसी भी सभ्यता के पतन का कारण तब बनता है जब वो पुरानी हो चुकी रूढ़ियों से चिपक जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी पुरानी परंपराएं समय के साथ धूमिल पड़ने लगी या उनमें कर्मकांडीय विकृतियां आने लगी, तो समाज के भीतर से ही क्रांतिकारी सुधारक खड़े हो गए। जैसे ही वेदों की मूल परंपरा में कुछ गिरावट महसूस की गई, तो उपनिषदों और भगवद गीता का ज्ञान सामने आया। समाज में और जटिलताएं बढ़ीं तो महावीर और बुद्ध जैसे युग प्रवर्तक सुधारक सामने आए, जिन्होंने पूरी तरह से एक नया करुणा और तर्क पर आधारित मार्ग दिखाया। और उसके बाद? और दिलचस्प बात यह है कि जब सदियों बाद खुद बौद्ध धर्म के भीतर भी कुछ विकृतियां आ गई, तो आचार्य शंकर ने, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने वेदांत को पुनर्जीवित किया। और आचार्य शंकर वाले प्रसंग में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात है, वो ये है कि उन्होंने जो इतना बड़ा वैचारिक और सामाजिक बदलाव किया, वो किसी सेना के बल पर मारपीट या हिंसा से नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और सिर्फ अपनी बौद्धिक शक्ति, अपनी मानसिक स्पष्टता, अपने तर्कों और ईमानदारी के बल पर शास्त्रार्थ करके ये सब हासिल किया। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं जहां तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से पूरे समाज की दिशा बदल दी गई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से हम इतिहास के एक ऐसे दौर में प्रवेश करते हैं जहां अध्यात्म, शुद्ध प्रेम और भौतिक समृद्धि का एक अत्यंत अनूठा संगम देखने को मिलता है। ज्ञान और तर्क की जो कठोर परंपरा आचार्य शंकर लेकर चले थे, वो कुछ ही सदियों बाद एक विशाल, कोमल और भक्ति रस से भरे प्रेम मार्ग में प्रवाहित होने लगी। इसी बात पर स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और विस्मयकारी विरोधाभास, एक पैराडॉक्स हमारे सामने रखता है। हाँ, ये बहुत गजब का पॉइंट है। जब हम मध्ययुगीन दौर की बात करते हैं तो आम तौर पर हमारे दिमाग में क्या आता है? वो ऐसा समय था जब सत्ता के नशे में चूर राजा, महाराजा और बादशाह एक दूसरे की रियासतों को लूट रहे थे। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, गद्दी के लालच में लोग अपने ही भाइयों और पिताओं को बेरहमी से कत्ल कर रहे थे। राजमहलों से लेकर युद्ध के मैदानों तक भयंकर मारकाट मची थी। एकदम चारों तरफ साजिशों का दौर था। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उसी रक्तरंजित दौर में उसी जमीन पर कबीर, मीरा, नानक और रैदास जैसे संत प्रेम और करुणा के गीत रच रहे थे। ज्ञान का एक बिल्कुल अलग ही मार्ग आम जनता के बीच फल फूल रहा था। इतिहास का ये द्वंद्व और ये संगम अपने आप में आश्चर्य में डालने वाला है। दुनिया के इतिहास में ये बहुत दुर्लभ है कि एक ही धरती पर एक तरफ उपनिषदों और बौद्धों का वो अति गहन बौद्धिक और तार्किक ज्ञान मौजूद हो, और दूसरी तरफ संतों का एकदम शुद्ध, निश्चल और सरल प्रेम भी बह रहा हो। सही बात है। भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल, युद्धों और सत्ताओं के गिरने बनने के बीच समाज के निचले स्तर तक प्रेम और अध्यात्म का इस तरह से पुष्पित होना इस बात का पक्का प्रमाण है कि इस समाज की वैचारिक और आंतरिक जड़ें कितनी ज्यादा मजबूत थीं। ये सब सुनकर ना मेरे मन में एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी सवाल खड़ा होता है। जब हम भारत के अतीत की बात करते हैं तो एक जुमला अक्सर इस्तेमाल होता है, सोने की चिड़िया। हाँ, बहुत आम है ये। तो सवाल ये है कि भारत सोने की चिड़िया आखिर कैसे बन गया? जाहिर सी बात है कि सिर्फ जंगलों में बैठकर ध्यान लगाने से या उपनिषदों पर शास्त्रार्थ करने से या फिर मंदिरों में प्रेम के भजन गाने से तो किसी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलती। बिल्कुल नहीं चलती। धन और समृद्धि पैदा करने के लिए तो कुछ ठोस करना पड़ता है ना। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और आज जिन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें इसका बहुत ही तार्किक और तथ्यात्मक जवाब छिपा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत सिर्फ एक आध्यात्मिक या दार्शनिक राजधानी ही नहीं था। तो और क्या था? वो भौतिक, व्यापारिक और वैज्ञानिक प्रगति में भी दुनिया में सबसे आगे खड़ा था। ये समाज सिर्फ सन्यासियों का समाज नहीं था। यहाँ उद्योग धंधे चरम पर थे। धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेदा और शिल्पकला यानी उच्च स्तर की इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यहाँ के लोग सिद्धहस्त थे।
अगर हम आज भी प्राचीन दक्षिण भारतीय मंदिरों या एलोरा की गुफाओं जैसी संरचनाओं को देखें तो ये बात पूरी तरह से सच साबित होती है। एकदम। कठोर पत्थरों को काटकर वैसी आकृतियां बनाना, बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के विशालकाय पत्थरों को सैकड़ों फीट ऊपर स्थापित करना, ये सब बिना उच्च स्तर के गणित, भौतिक विज्ञान और बेहतरीन इंजीनियरिंग के संभव ही नहीं था। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये विज्ञान का चरम है। एकदम सही कहा आपने। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये आध्यात्मिक गहराई और भौतिक समृद्धि का एक बहुत ही वायरल मेल था। एक ऐसा समाज जो अंदर से शांत और दार्शनिक था, लेकिन बाहर से अत्यंत कर्मठ और वैज्ञानिक था। सही। जो विदेशी आक्रमणकारी या लुटेरे यहाँ आए, वो कोई अध्यात्म सीखने तो आए नहीं थे। वो इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी अथक मेहनत, अपने उन्नत विज्ञान और अपनी कला के दम पर अपार संपत्ति कमाई थी। जहाँ कुछ होगा ही नहीं, वहां कोई लूटने क्यों आएगा? बिल्कुल। ज्ञान, विज्ञान और कठोर श्रम के बल पर रची गई वो समृद्धि ही थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है आज के इस आधुनिक समय में, जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी, ऑफिस ट्रैफिक और सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं? इस पूरी चर्चा की प्रासंगिकता क्या है? आज के स्रोत का अंतिम हिस्सा एक बहुत ही कड़ा और आईना दिखाने वाला संदेश देता है, जो शायद कुछ लोगों को चुभ भी सकता है। संदेश बहुत साफ है। आज के दौर में जो खोखले नारों की राजनीति या दिखावा है, उसकी हकीकत को पहचानना होगा। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिर्फ जोर जोर से नारेबाजी करने से, सोशल मीडिया पर शोर शराबा मचाने से, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने भिड़ने से या किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर झंडा गाड़ देने भर से कोई देश महान नहीं बन जाता। नहीं बन जाता, बिल्कुल। महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुफ्त में मिल जाए या अतीत से विरासत में मांग ली जाए। महानता के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि महानता के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होती है। और वो क्या है? आंतरिक स्तर पर साधना, यानी सत्य के प्रति समर्पण और अज्ञानता से मुक्ति, और बाहरी स्तर पर अथक श्रम, यानी विज्ञान, तकनीक और कर्मठता में अपना 100% देना। सिर्फ जज्बा और जुनून होना काफी नहीं है। सही बात है। उस जुनून को रोजमर्रा की कठोर मेहनत और लंबी साधना में बदलना पड़ता है। अगर वो प्राचीन इंजीनियर आलसी होते तो वो भव्य मंदिर कभी नहीं बनते। अगर वो विचारक सवाल पूछने से डरते तो वेदांत कभी नहीं लिखा जाता। और यहीं पर बात पूरी तरह से व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर आकर टिक जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करना चाहता है कि भारत महान है, तो एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या सवाल है? क्या आप स्वयं महानता के उस रास्ते पर चल रहे हैं? महान और सच्चे लोगों से ही एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर इस जमीन पर रहने वाले लोग अपने भीतर वो लोहा, वो चारित्रिक मजबूती, वो वैज्ञानिक सोच और सच के प्रति वो अटूट निष्ठा पैदा नहीं करते, तो महानता सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक शब्द बनकर रह जाएगी। बहुत गहरी बात है यह। यदि यहाँ के नागरिक महान विचारों को नहीं जीते हैं, तो देश कैसे महान हो सकता है? इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो आज हमने ये जाना कि एक देश महज विश्व मानचित्र पर खींची गई कुछ परिवर्तनशील लकीरें या सिर्फ जमीन का एक भौतिक टुकड़ा नहीं होता। किसी भी देश या सभ्यता की महानता इस बात से तय होती है कि वहां के लोग सत्यम के कितने करीब हैं। बिल्कुल। उनमें जानने और सवाल पूछने की कितनी तीव्र जिज्ञासा है, ज्ञान यानी शिवम और विज्ञान के प्रति उनका कितना गहरा समर्पण है, और क्या वे रचनात्मकता यानी सुंदरम के जरिए खुद को और समाज को लगातार बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने आज की चर्चा से ये तो भली भांति समझ लिया कि अतीत में ये भूभाग महान क्यों था, लेकिन ज्ञान को सिर्फ पूजना या इतिहास पर केवल गर्व करके बैठ जाना ही काफी नहीं है। सही। उस ज्ञान को, उस वैज्ञानिक और तार्किक सोच को और सत्य के प्रति उस निष्ठा को आज अपने जीवन में उतारना और लागू करना सबसे जरूरी है। ज्ञान कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसी चर्चा के आधार पर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के विश्लेषण में हमने देखा कि हमारे पूर्वजों में वो गजब का बौद्धिक साहस था कि उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व और उसके ज्ञान पर भी बेखौफ होकर सवाल उठाए।
उसी खुलेपन, उसी बौद्धिक निडरता और उसी जिज्ञासा से उस महानता का जन्म हुआ था जिसकी हम आज कस्में खाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम अपने समय के कठिन, जटिल और असहाय सवालों को पूछने का वही साहस दिखा पा रहे हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। या फिर हम सिर्फ अतीत की राख को पूजने में मग्न हैं और सवाल पूछने की उस चिंगारी को, उस वैज्ञानिक और तार्किक सोच को धीरे धीरे बुझने दे रहे हैं जिसने कभी इस भूमि को असली मायनों में महान बनाया था। ये एक ऐसा विचार है जिसे हर उस व्यक्ति को अपने भीतर टटोलना चाहिए जो वास्तव में इस सभ्यता और इसकी महानता से प्रेम करता है। महानता कोई बीता हुआ कल नहीं है जिसे सिर्फ याद किया जाए, बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली साधना है, एक आग है जिसे हर रोज अपने कर्मों, अपनी सच्चाई और अपनी मेहनत से जलाए रखना होता है। बहुत ही सुंदर और गहरा विचार। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आज का यह विषय ऐसा था जो सिर्फ सोचने पर ही नहीं बल्कि खुद के भीतर झांकने पर भी मजबूर करता है। उम्मीद है आज की ये चर्चा नए विचारों और नए दृष्टिकोणों को खोलने में सफल रही होगी और सत्य को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।